स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चंस। देखिए, ये थियोरी क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, तो उसमें से जो क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट तो है ही, प्लस उसमें से कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं, प्लस मैं इसको चैप्टर वाइज लेके जाने वाला हूँ। आपका मटेरियल, लेबर और बाकी सब जो थ्योरी है वो सभी के सभी कवर करेंगे हम लोग। प्लस मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कोशिश कर रहा हूँ। उन पे मैं नोट्स अभी बना रहा हूँ, तो वो जल्द जैसे ही कंप्लीट होते जाएंगे मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता जाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, उसके लिमिटेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द सेटलमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। द टर्म कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। मतलब कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी को फिर बदल करके यूज़ कर लेते हैं। कहीं कॉस्टिंग को कॉस्ट अकाउंटेंसी कह देते हैं, कहीं कॉस्टिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग कह देते हैं। ठीक है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। सबसे पहले कॉस्ट असरटेनमेंट, मतलब कि जो आप प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो उसकी कॉस्ट निकालना। द कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन द अराइविंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग लेज डाउन द प्रिंसिपल विच हेल्प्स इन इवॉल्विंग मेथड बाय विच एक्सपेंसेस आर एनालाइज्ड एंड रिलेटेड टू द स्पेसिफिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट होता है आपका फिक्सेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको मार्केट में सेल करोगे, तो उसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, वो कॉस्टिंग के थ्रू पता लगता है हमें। Though there are several factors determining the price of the product, yet one of the very important basis of fixing the selling price is the cost of production। मतलब प्रोडक्शन करने में, आपको एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लगी है, उसको फिक्स करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। It is because it is because of this that many times the pricing of the product is done on the basis of cost plus pricing। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कॉस्ट मान लेते 10 रुपीज़ आ गई, प्लस इस पर एक फिक्स्ड परसेंटेज लगा देते हो आप लोग प्रॉफिट का। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। एंड यूजिंग टेक्निक्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस विद दिस रिगार्ड। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, हेल्प्स इन द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। जो कॉस्ट होती है उसको एस्टिमेट करने पे इसमें हमारी हेल्प होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट टू विच द डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन इज एडेड टू अचीव द सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। पॉइंट नंबर डी हो जाएगा कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल नाम से समझ में आता है कॉस्ट को कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग कॉस्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, वेयर एज कॉस्ट अटेनमेंट इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट कंट्रोल मतलब कि एक प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट लगती है उसको कितना कम किया जा सके, इसका बेसिस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। ठीक है। कॉस्ट असरटेनमेंट मतलब उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना दूसरा दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। कॉस्ट को कैसे कम किया जाए ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। द पर्पस ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल इज सॉट टू बी अचीव्ड थ्रू सेलिंग थ्रू कॉस्टिंग टेक्निक्स सच एज बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटिंग के बेसिस पे हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। These basis of the management accounting whereby helping the management taking long term as well as short term decisions। Decision making usually involves comparison of the profitability of various alternatives in this area। तो जितना भी कॉस्ट अकाउंटिंग, आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, अगर कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही है तो आप किस तरीके से कम करोगे, उसके बेसिस पर जो डिसीजन मेकिंग की जाती है। हालांकि ये पार्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है, लेकिन उसका बेसिस जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। लिमिटेशन में पहला पॉइंट आ जाता है, इट इज़ पॉसिबल दैट टू equally competent cost accountants may arrive at different results from the same information। Keeping this limitation in the view, all cost accounting results can be mere estimate due to non-uniformity। देखो, जितनी भी कॉस्ट आपने किसी कॉस्ट अकाउंटेंट को दो, आपने कॉस्ट अकाउंटेंट्स हायर किया, आपने कहा कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो। अब दोनों कॉस्ट अकाउंटेंट जब कॉस्ट निकालेंगे तो उन दोनों की जो कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी वो हो सकता है डिफरेंट निकले। उसका रीज़न ये है कि अलग अलग कॉस्ट को किस तरीके से ट्रीट किया गया है वो डिपेंड करता है दोनों अकाउंटेंट्स पे। ठीक है। किसी ने कुछ कॉस्ट ले ली, किसी ने कुछ कॉस्ट ले ली, तो ये बेसिस जो रहता है ना, नॉन यूनिफॉर्मिटी होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है। एक प्रोसीजर होता है जो दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, दोनों ने अपना अपना प्रोसीजर लगा के अलग अलग कॉस्ट निकालते हैं। पॉइंट नंबर बी की बात करें, देयर आर नंबर ऑफ कन्वेंशन एंड फ्लेक्सिबल फैक्टर्स सच एज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू एलिमेंट्स, इशू ऑफ मटेरियल एवरेज, स्टैंडर्ड प्राइस, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड expenses, arbitrary allocation of the joint cost, division of overhead into fixed and variable cost, division of cost into normal and abnormal and controllable and uncontrollable
cost of adoption of marginal standard due to which it becomes difficult to determine exact cost. मतलब जितनी भी कॉस्ट रहती है आपकी, उसके अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स आप फॉलो करोगे तो आपका कॉस्ट पर यूनिट भी अलग अलग आएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये था। पॉइंट नंबर सी की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट एग्जैक्टली साइंस, इट इन्वॉल्व्स इनहेरेंट एलिमेंट्स ऑफ जजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जजमेंट लेते हो। कॉस्ट वेरीज विद पर्पस, देयरफॉर कॉस्ट called for a certain purpose will not be suitable for other purposes. पॉइंट नंबर डी की बात करें, a suitable system is to be devised for each individual concern and it would be time consuming and expensive. कॉस्ट अकाउंटिंग जो रहती है ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है प्लस एक्सपेंसिव भी रहता है। मोस्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक आर बेस्ड ऑन द प्री-assumed notions. Different views are held for inclusion of certain terms of cost ascertainment of total cost. ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या होती है? हालांकि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं लेकिन लिमिटेशंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूछ लेता है कभी कभी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन एक तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए एडवांटेज हो जाते हैं ना, तो आप दोनों तरफ से देखो इसको। देखो, पॉइंट नंबर ए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट गिव क्लासिफाइड कॉस्ट फिगर फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट और क्लासेस और प्रोसेसेस। ठीक है, अलग अलग डिवाइड करके नहीं बताता, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग करके देता है। दूसरा हो जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट कॉस्ट फिगर फॉर फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस। यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज है, लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका एक एडवांटेज है कि आपको असेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। पॉइंट नंबर सी, इट डज नॉट डिस्क्लोज एनी रीजन फॉर एनी वेरिएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टू पीरियड्स। दो पीरियड्स में एक बार आपका खर्चा हुआ 100, दूसरी पीरियड में खर्चा हुआ आपका 120, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ये बताएगा कि पिछली बार 100 था, इस बार 120 था, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि 20 रुपीज़ अगर आपको कॉस्ट बढ़ा है तो वो क्यों बढ़ा है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। पॉइंट नंबर डी, इट डज नॉट प्रोवाइड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको तो टोटल अमाउंट बताता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको क्या कहते हैं, किस तरीके से कितना मटेरियल कहाँ कहाँ पे लगा है, वो पूरा क्लासिफिकेशन डिवाइड करके बताता है। पॉइंट नंबर ई, अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग देयर इज नो प्रोविजन ऑफ फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब कि आप एक फिक्स कर लेते हो, जैसे कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने में मुझे लगता है 1 आवर, ठीक है, एक एस्टिमेट हो जाता है ये। लेकिन अगर मुझे आने में 2 आवर्स लग गए तो वो रीज़न पता करने में ये कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों हो रही हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों लग रही है। अगर वो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ तो उससे चीज़ें क्यों डेविएट हो रही है, उसका रीज़न क्या है, उसको कैसे किस तरीके से कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर एफ की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न ओनली विद द पास्ट एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल आपको पास्ट के रिलेटेड है, और कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड होता है। पॉइंट नंबर जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टू द आउटसाइड एजेंसीज लाइक द गवर्नमेंट, ट्रेड एसोसिएशन, बैंक्स एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर एच, इट डज नॉट सप्लाई एडिक्वेट डेटा टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग सर्टेन मैनेजरियल डिसीजंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर पाता ये काम, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। इट फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड फॉर फुल एनालिसिस ऑफ द लॉसेस ऑफ अकाउंट ड्यू टू आइडल टाइम, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। ये सब चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होती, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको इंक्लूड भी किया जाता है, इनको ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो कितना आपका आइडल टाइम रहा, कितना वेस्टेज नॉर्मल था, कितना एबनॉर्मल था, और वो एबनॉर्मल था तो क्यों था, यह सब चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। उसके बाद देखते हैं, एक्सपेंसेस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, कंट्रोलेबल या इनकंट्रोलेबल, एंड आर नॉट शोन सेपरेटली। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल सब कुछ सेपरेटली बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है ये, इट इज़ सेड दैट कॉस्ट अकाउंटिंग इज अननेसेसरी, एक्सपेंसिव एंड लग्जरी, हेंस इट इज़ नॉट नीडेड। कॉमेंट, इस पर आपको कमेंट करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक बट मेनी पीपल रेज ऑब्जेक्शन टू द यूजफुलनेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब अननेसेसरी कई लोग बोलते हैं, उसका रीज़न क्या है? सम पीपल फील कॉस्ट अकाउंटिंग इज अननेसेसरी बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। डुप्लीकेशन कैसे होता है? कुछ चीज़ें तो आप लोग फाइनेंशियल में भी प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग में भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो दोनों में डुप्लीकेशन हो जाता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है। It is argued that financial accounting provide detailed accounting information and there is no need to maintain cost account. Financial accounting information is to meet the legal necessity, but the cost accounting is necessary to provide detailed information about the cost of unit cost and cost object only to the management so the business can run efficiently. अब बात आती है कॉस्ट अकाउंटिंग इज एक्सपेंसिव।
It is said that maintaining cost accounting department is quite expensive high salaries are because high salaries of expert cost accounting staff and small firms may not be in the position to afford it. जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है, कई कई ऑर्गेनाइजेशन में तो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होती है और उन एक्सपर्ट्स को पैसे देने पड़ते हैं, रेमुनरेशन जाता है, उनका सैलरी जाती है, उनकी फीस लगती है और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उनको अफोर्ड कर सकें, इसलिए इसको एक्सपेंसिव कहा गया. बट मेंटेनिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट should be treated as investment and the benefit derived from the systems must exceed the amount spent on it. It should not prove burden on the finance of the company. Third point है luxury के बारे में. Cost accounting should not be treated as a luxury item because it is maintained in addition to the financial accounting. In this world of cutthroat competition, in order to survive and earn profit, a business has to control cost, and it is possibly it is possible only when the expert cost accountants are employed. Maintaining a cost accounting department is managed by cost. की बात करते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट. कॉस्ट सेंटर मतलब ये होता है कि एक सेंटर जहाँ पर को कॉस्ट इनकर हो रही है, और कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है एक प्रोडक्ट की को किस यूनिट में आप लोग मेजर करते हो. ठीक है, जैसे कि शुगर ले लेते हैं, शुगर आप लोग किस में मेजर करते हो, किलोग्राम में. वाटर ले लेते हैं, वाटर को लीटर में करते हो. ठीक है, और कॉस्ट सेंटर एक तरीके से डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे कॉस्ट इनकर होती है. इसको रीड कर लेते हैं. अ कॉस्ट सेंटर एज डिफाइंड बाय सीमा. सीमा ये फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग की. एज अ लोकेशन, अ पर्सन, एन आइटम और द इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दिस फॉर विच द कॉस्ट में बी असर्टेन एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल. अब यहाँ से कॉस्ट यूनिट की बात हो रही है. अ पर्टिकुलर यूनिट और मेजर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस सो सेलेक्टेड और टेकन एज द यूनिट फॉर कॉस्टिंग पर्पजेस इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट. बेसिकली आप यही समझ सकते हो, जैसा मैंने बताया कॉस्ट सेंटर होता है, एक पर्सन होता है, एक लोकेशन होती है, एक आइटम होता है जहाँ पर जिसके ऊपर या जहाँ पे कॉस्ट इनकर होती है. दूसरी ये कॉस्ट यूनिट क्या होती है, एक यूनिट होती है मेजरमेंट की. किसको मेजरमेंट की, प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका कॉस्ट यूनिट यहाँ पे निकाला हुआ है, मैंने आपको एग्जांपल दे देता हूँ. हालांकि एग्जामिनेशन में पूछा गया, देखो रेडियो आप कैसे मेजर करते हो, रेडियो को पर रेडियो आप रहता है तो पर रेडियो उसकी कॉस्ट यूनिट हो जाएगी. कार पर कार हो जाता है. कॉस्ट कोल रहता है आपका पर टन मेजर करते हो. ब्रिक्स को पर थाउजेंड एक सेट. हॉस्पिटल को पर बेड या पर पेशेंट डे. उसके बाद पेशेंट पर डे. उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पर टन किलोमीटर या पर पैसेंजर किलोमीटर. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर बिल्डिंग. स्टील में पर टन हो जाएगा. सीमेंट हो जाएगा, सीमेंट आप टन के हिसाब से नहीं करते हो, आप बैग के हिसाब से करते हो. केबल्स को लेंथ में मीटर के साथ. टेक्सटाइल को मीटर में. तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं. सिमिलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इन कॉस्टिंग. Each identified portion of the factory for which the cost is first accumulated forms the cost center. The basis the basic is that cost center is a part of the organization like department or a section of the department, but cost unit is something which company provide for the sale in market. ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग. कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट में क्या अंतर होता है. अ डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट स्फेयर, मतलब डिस्टेंस एरिया of activity over which the manager is vested with complete authority and in respect of which he is held responsible. जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट हो जाता है आपका, फिर होता है उसका एचआर डिपार्टमेंट. तो ये सभी के सभी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. ठीक है, इसी को बोल रहा है वो. Such department may also work as cost centers on the basis of which expenses are accumulated or classified. Alternatively, cost centers may be within the department also. It is usually from the point of view of better administration and control that a business or a factory is divided into departments. एक बिजनेस में आपका सारा का सारा डिपार्टमेंट एक साथ है. एचआर भी वहीं पे है, लीगल भी वहीं पे है, डिज़ाइनिंग भी है, प्रोडक्शन भी, सारा का सारा एक जगह पे है. तो बहुत ही हौच पौच हो जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत होती है. इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग सेक्शन में. इसीलिए आप जब भी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आपको एचआर डिपार्टमेंट किसी अलग बिल्डिंग में मिलेगा, लीगल डिपार्टमेंट किसी अलग बिल्डिंग में मिलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी अलग बिल्डिंग में मिलेगा. तो इस तरीके से डिवाइड रहता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके. और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए लोगों को अपॉइंट किया जाता है जिनको बोला जाता है मैनेजर्स. इन कॉस्टिंग वी नीड
In costing, we are more concerned with the different department created within the factory. In a factory, each department engages itself with a specific activity. Various departments are created for fixing responsibility for physical control over production. It may be often that in a factory, even a particular department may be further divided into a smaller section for costing purposes. मतलब सब डिवीजन भी किया जा सकता है विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड कॉस्ट सेंटर्स. इसके बाद बात कर लेते हैं कॉस्ट में भी क्लासिफाइड इन अ वेराइटी ऑफ वेज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर के बेसिस पे and the information needs for the management. Explain and discuss the this statement giving examples of the classification required for different purposes. देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे cost and cost ascertainment starts with the collection of cost data. In the process of cost accounting, costs usually have to be classified in different ways depending upon the purpose they serve. As cost may be classified as under. कॉस्ट को कैसे क्लासीफाई कर सकते हो? आइडेंटिफाइबिलिटी के बेसिस पर अगर कॉस्ट को क्लासीफाई करना है तो आ जाता है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद द कॉस्ट यूनिट्स. मतलब ये कि अगर आप एक शर्ट बना रहे हो, एक शर्ट में कितना क्लोथ लगेगा वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो हो जाता है डायरेक्ट कॉस्ट. वही जो कॉस्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते शर्ट बनाने में, उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है. It indirect cost is just opposite of direct cost. It means that cost which cannot be easily identified with a specific unit of output. इसके बाद आ जाते हैं एलिमेंट के बेसिस पे. जनरली कॉस्ट एलिमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट आर मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. तीन चीज़ें लगती हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. कैन बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. जो भी डायरेक्ट रहता है वो तो रहता ही, इनडायरेक्ट वालों को आप लोग ओवरहेड कहते हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, cost of cloth in a ready-made shirt and wages paid or payable to the tailor as a stitching charges are direct cost. Indirect cost हो जाता है सैलरी ऑफ जनरल स्टाफ. जनरल स्टाफ का जो सैलरी होता है उससे आप ये नहीं बता सकते कि इस शर्ट को बनाया है तो इस स्टाफ की सैलरी इस शर्ट में लगी है. वो जो स्टाफ होता है वो ओवरऑल आपका देख रहा होता है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट होती है वो हर शर्ट में से थोड़ा थोड़ा लिया जाता है, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट कहा जाता है. इंश्योरेंस चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी, ये सब. इसके बाद आता है वेरिएबिलिटी के बेसिस पे. ये होता है फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल. फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होता है, लेकिन क्या कहते हैं, पर यूनिट डिफरेंट हो जाता है. ठीक है. पर यूनिट डिफरेंट हो जाता है मतलब कि मान लेते हैं फैक्ट्री का रेंट है. फैक्ट्री का रेंट कितना? 1 लाख. अब आप उसमें 1 यूनिट बनाओ या 50 लाख यूनिट बनाओ, देना आपको 1 लाख रुपए ही है, लेकिन आप पर यूनिट निकालोगे तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो डिफरेंट आती रहेगी. 1 यूनिट लगाओगे तो 50 लाख हो जाएगा, 2 यूनिट लगाओगे तो 25 लाख हो जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होता है, लेकिन क्या कहते हैं, इन टोटल चेंज होता रहता है. मतलब ये कि अगर आपको एक शर्ट बनानी है तो आपको 1 मीटर क्लोथ लगेगा, 2 शर्ट बनानी है 2 मीटर. तो यूनिट के साथ साथ आप लोगों की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन इन टोटल आप लोगों का सेम रहता है. ठीक है. उसके बाद पॉइंट नंबर सी हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट विच कंटेन्स बोथ सेमी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. मतलब ये कि जैसे लैंडलाइन, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है वैसे लैडर की तरह पे. मतलब यहाँ तक रहोगे तो आपका जैसे कि मान लेते हैं 100 यूनिट्स तक आपके चार्जेस रहते हैं 1000. जैसे आप 200 पे जाते हो तो पर क्या कहते हैं 100 यूनिट पर आपको 50-50 रुपीज़ ऐड होता जाएगा. ठीक है. इस तरीके से आपका सेमी वेरिएबल होता रहता है. उसमें फिक्स का कंपोनेंट भी होता है, वेरिएबल का कंपोनेंट भी होता है. इसके बाद बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट मतलब जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है. हिस्टोरिकल कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट आर नोन एज संक कॉस्ट. They have no role to play in the decision making for the current period. For example, in case of decision relating to the replacement of machinery, the WDV, written down value of the existing machine, is a sunk cost and therefore not considered. मतलब कि जितना मशीन डेप्रिशिएट हो गई है उसका आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि वो पास्ट इन्फॉर्मेशन है, उससे आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हो उसके बेसिस पे. इम्प्यूटेड कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट विच डू नॉट ओवरले एनी कैश आउटले. मतलब ये कि आपकी जेब से कोई भी पैसा नहीं जाता इम्प्यूटेड कॉस्ट में. फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द पेमेंट फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जिसका आपने पैसा अभी तक नहीं दिया. पैसा आपने नहीं दिया है तो मतलब आपकी जेब से कोई भी कॉस्ट नहीं जा रही है, कोई भी पैसा नहीं जा रहा है. इट इज सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जबकि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आपकी जेब से पैसा जाता है, जैसे कि रेंट पे कर रहे हो आप. These costs are also known as out-of-pocket costs, refer to the cost involving immediate payment of cash, such as salaries, wages, postage, telegram, printing, stationery, interest on loan, etc.
सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेसिट इन्वॉल्व इमीडिएट कैश पेमेंट। इसके बाद आ जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ टू ऑल्टरनेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू ऑल्टरनेटिव में भी टू लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब ये कि अगर हम 100 यूनिट्स बनाएंगे और 200 यूनिट बनाएंगे 200 की कैपेसिटी से, तो इन दोनों के उसमें जो कॉस्ट का डिफरेंस आएगा उसको बोला जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट, लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे। एंड द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ two levels of the activity is the differential cost. Such differential cost may be either incremental or decremental. When a cost under an alternative increases is called incremental, and when the cost under the alternative decreases is called decremental cost. Replacement cost, किसी एसेट को रिप्लेस करने की कॉस्ट को बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दिस इज अ कॉस्ट फॉर रिप्लेसिंग एन एसेट which is being used. For example, the replacement cost of material is the present market price of the material on the date of issue to the production department. Similarly, the replacement cost of an asset is the price at which particular asset will be replaced. That is market price as on the date of purchase. ये तो easy है। Opportunity cost, ये अच्छा है। This is the cost of the alternative. This means opportunity cost is the advantage foregone as the result of alternative course of action. अब आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। देखो, आपके पास मान लेते हैं 1,00,000 रुपीज़ है, ठीक है। 1,00,000 रुपीज़ में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एफडी करवा लो, एफडी करवा के आपको मिल रहा है मान लेते हैं 7% रिटर्न, और आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, जहाँ पे आपको 10% रिटर्न मिला। तो आपने 1,00,000 रुपए को इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, आपने 7% के पीछे नहीं भागे, तो 7% इज योर क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को कहा जाता है ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। This concept is used in the problem of alternate choices. For example, when a fixed deposit in the bank is converted into debentures of the company, the interest on the fixed deposit of the bank will not be received, but the interest on the debenture will be received. तो जो फिक्स डिपॉजिट बैंक से नहीं मिलेगा उसको पर जो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट दीज आर दोज कॉस्ट विच आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी कॉस्ट लग रही है वो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाता है, सिंपल। These costs consist of direct material, direct labor, and some factory overhead. These costs change if there is a change in the level of output. Period cost क्या होता है? Period cost are those which change with time. There is no relation with the volume of production. These costs are not included in the cost of product and are charged in the profit and loss account. कंट्रोलेबल कॉस्ट नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसी कॉस्ट जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, वही है यहाँ पे। द कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल टिपिकली by the cost or profit or investment centers manager is called controllable cost. Controllable cost incurred in a particular responsibility center can be influenced by the actions of the manager heading that responsibility center, that is direct cost. Uncontrollable cost ऐसी cost जिसको आप क्या कहते हैं, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। The cost which cannot be influenced by the in action of the specified member of the undertaking is known as uncontrollable cost. For example, expenditure incurred by the toll room is controllable by the foreman in charge of the section, but share of the toll room expenditure, which is a portion to a machine shop, is not controllable. ठीक है। पॉइंट नंबर 11 आप लोगों का मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये कि अगर आपने एक प्रोडक्ट एडिशनल बनाया है तो उसके अंदर कितनी कॉस्ट का चेंज आएगा। द वर्ड मार्जिनल is the same thing as variable cost. Marginal cost combines the direct cost, direct labor cost and direct expenses. फिर एक क्वेश्चन आप लोगों के आता है, ये चैप्टर पूरी तरह से थ्योरी है और इसमें से थ्योरी ही पूछा जाएगा आप लोगों से, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है। एक्सप्लेन ब्रीफली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के इसेंशियल फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला, इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल रहता है। दूसरा, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक रहता है। ये मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म होता है, कंसिस्टेंट होता है। इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव, मतलब कि सभी के सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है। फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव। इसके बाद आ जाता है ट्रस्ट ऑन द सिस्टम। थ्योरी मैंने दिखा दी, आप लोग इसको रीड कर लें, समझाने लायक कुछ नहीं है, एक बार रीड करोगे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर फॉर इंस्टॉलिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। फैक्टर्स क्या होते हैं इंस्टॉल करने के।
बिफोर सेटिंग अप अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी स्टडी। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, तो किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है, बेसिकली ये कह रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल वेदर इट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर फिक्सिंग प्राइजेस और फॉर द एस्टेब्लिशमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। दूसरा, नेचर ऑफ द बिजनेस और इंडस्ट्री, डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में, किस बिजनेस में किस तरह के कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए, इस पर डिपेंड करता है। द इंडस्ट्री इन विच द बिजनेस इज ऑपरेटिंग, every business or industry has its own uniqueness and objective. According to its cost, information requirement, cost accounting methods to be followed. For example, an oil refinery maintains a process-wise cost account. Process-wise मतलब ऑयल के साथ, ऑयल जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो उसमें अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं उसके सेग्रीगेशन के लिए, ताकि आपका जो क्रूड ऑयल निकला है उसका फाइनल प्रोडक्ट आ जाए। आपको पेट्रोलियम निकलता है, उससे वेस्टेज निकलती है, फिर गैस निकलता है, तो उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है टू फाइंड आउट द कॉस्ट इनकर्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, cost accounting systems should fulfill the information requirement at different levels of the management. Top management is concerned with the corporate strategy. Corporate level management is concerned with the marketing strategy and product diversification, product pricing. Operational level management जो रहता है उसको क्या चाहिए, standard quality to be consumed and report on idle time. Knowing the product, the nature of the product determines the nature of the cost accounting system to be implemented. The product which has byproducts requires the cost accounting system uh, for the byproducts as well. In case of perishable or short life products, marginal costing is appropriate to know the contribution and minimum price at which the product can be sold. Knowing the production process, आपको प्रोडक्शन प्रोसेस भी पता होना चाहिए, तभी तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, जितना भी आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आया अलग अलग डिपार्टमेंट में से, उसको सिंक्रोनाइज करके, ताकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो उसमें से डिसीजन मेकिंग कर सके, उसके बारे में आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद मेथड फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, इसको आप लोग रीड कर लेना, बताने लग कुछ भी नहीं है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड ऑडिट, ये भी आप रीड कर लेना। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटेंट क्या काम करता है? सबसे पहले असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, कॉस्ट को असरटेन करता है। दूसरा, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल फॉर द मटेरियल कॉस्ट, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल फॉर द लेबर कॉस्ट, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल फॉर द ओवरहेड कॉस्ट। चौथा हो जाएगा टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल मार्केट कंडीशंस। पांचवा पॉइंट हो जाएगा to determine the selling price of various products in the times of special market conditions such as depression and in the periods of low demand. उसके बाद पॉइंट नंबर एफ आ जाएगा, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बाय यूज ऑफ वेरियस टेक्निक्स सच एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग। उसके बाद आ जाएगा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट एंड वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस। ये बहुत ही ईजी है, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर एच, to help in the maintaining the cost record as per cost accounting record rules in the operation। और उसके बाद हो जाएगा टू हेल्प इन्वेंट्री कंट्रोल बेस्ड ऑन द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, तो मैं इस चीज़ को कवर करा दे रहा हूँ। एज इट इज़ फॉर्मेट, आप लोग को टेबल फॉर्मेट में ही आंसर इसका लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। कॉस्ट अकाउंटिंग में इट इज़ द पर्पस फॉर द कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। नेचर क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासिफाइज रिकॉर्ड्स प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट्स ट्रांजैक्शन इन द मॉनेटरी टर्म्स, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्लासिफाइज द कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट्स इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। इसमें मॉनेटरी टर्म्स ही आएगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट मैनर आ जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और cost accounting historical and predetermined cost. Users of the information, the user of the financial accounting statements are shareholders, creditors, financial analysts and the government and its agencies. Cost accounting का the cost accounting information is generally used by the internal management but some of the time regulatory authorities also। इसके बाद आ जाता है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इट शोज प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इधर सेगमेंट वाइज और एज अ होल। कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है इट प्रोवाइड्स कॉस्ट डिटेल्स फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट दैट इज प्रोडक्ट, प्रोसेस, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट। टाइम पीरियड यूजुअली 1 साल के लिए बनता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में रिपोर्ट जो होती है वो कभी भी आप बना सकते हो। प्रेजेंटेशन,
प्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सेट फॉर्मेट होता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आप समझ सकते हो, एक तरीके से पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह होती है, उसमें एक सेट फॉर्मेट होता है, सेट इन्फॉर्मेशन होता है, स्पेसिफिक लोगों के लिए बनता है। बस वही बात यहाँ पे कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसको कोई सेट फॉर्मेट तो होता ही नहीं फॉर प्रेजेंटिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो आप मटेरियल ऐड करोगे, लेबर ऐड करोगे, फिर एक्सपेंसेस ऐड करोगे, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी है वो ऐड करोगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह सब कुछ ऐड करके आप कॉस्ट पे आ जाओगे। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के आप लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। तो बेसिकली उसको कोई सेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। हालांकि इसके लिए कॉस्ट शीट बनती है। कॉस्ट शीट हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को कॉस्ट शीट समझ में आ जाएगी। कॉस्ट शीट बहुत ईजी, सिर्फ फॉर्मेट याद करना और वैल्यूज उठा के पुट करना रहता है उसमें। चलिए मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, आई नो, तो इस वीडियो को देख लें। थ्योरी क्वेश्चन इसमें से 100% आएगा आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।